हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय सुपी में। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि चैप्टर फिनिश करनी है और इसी टारगेट को लेकर के मैं आज आप लोगों के सामने हूं इस वीडियो पर। चलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि आज टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं। जैसे हम लोग पहले टॉपिक्स को देखने वाले हैं, व्हाट द रिबेल्स वांटेड। इसके अंदर में कुछ पोर्शंस है जो हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है रिप्रेशंस एंड इमेज ऑफ द रिवोल्ट। ये सारी चीज़ों का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, जिसके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं। इन चीज़ों को हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर यहाँ पे जो विद्रोही थे, रिवेलियंस थे, वो क्या चाहते थे। पहले हम लोग इस पे बात कर ले, है ना। व्हाट द रिबेल्स वांटेड, यानी कि जो विद्रोही थे वो चाहते क्या थे। आप भी अब थोड़ा सा गैस कर सकते हो स्टूडेंट कि आखिर रियली में इस टाइम में देखा जाए तो ये चाहते क्या होंगे। बतौर विजेता, है ना, यानी कि जब भी कोई विनर होता है तो कोई ऐसे विनर नहीं होता, आप लोग बेटर जानते हो। उसके लिए कितने सारे स्ट्रगल्स होते हैं, उसके पीछे कितनी सारी चीज़ों का सेक्रीफिकेशंस होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। आप ये देख सकते हो कि इस टाइम पे जो रिवोल्यूशनरीज थे उनको ब्रिटिशर्स जो आर्मी थे या ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, एहसान फरामोश कह करके उनको कुचल रहे थे बहुत ही बेतरतीब तरीके से, है ना। विद्रोहियों को कुचलने का मतलब यह था कि उनकी आवाज़ को दबा देना, है ना। उस टाइम की जो स्थितियां थी कुछ इसी चीज़ को डिनोट करती है। कुछ विद्रोहियों को तो एकदम घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला। यूं तो विद्रोहियों में ज़्यादातर सिपाहियों का जो था वो ज़्यादा रोल देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे आप देख रहे हो जो मंगल पांडे जैसे चीज़ों को मैंने बताया था वहाँ के बैरकपुर के बटालियन के बारे में, तो आप देख सकते हो कि वहाँ से जो भी आपको यहाँ पे इस वर्क में आपको जो लोग ज़्यादा शामिल दिखाई देते हैं इस फाइट में, इस रिवोल्यूशंस के स्टार्टअप पे, तो आप देख सकते हो। हालांकि यह रिवोल्यूशन कहना अभी ठीक होगा, लेकिन आगे जाके ये फेलोर मार जाता है, इस वजह से इसको हम रिवोल्ट ही कॉल करेंगे, है ना। तो अभी रिवोल्यूशन बोल रहा हूँ, उसके लिए आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो बता दूँ कि यहाँ पे जो सिपाही थे ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, है ना। और इस प्रकार ये जो अपने विचारों का जो यानी कि इनके जो व्यूज़ थे वो ज़्यादा देर तक मतलब कि एक तरह से यह कह लो ना कि वो एनालिसिस नहीं कर पाते थे, अपने विचारों का मंथन नहीं कर पाते थे, और उनको वो एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना ज़रा समझते थे नहीं थे। ये समझ सकते हो, जब कोई बंदा कम पढ़ा लिखा रहे ना तो उसको उतना ज़्यादा फिक्र नहीं होता है, बस अपने काम से मतलब होता है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है ना। कुछ घोषणाओं और इस इतिहासों के सिवाय आप ऐसे चीज़ों को पाओगे जो विद्रोहियों के नज़रिए से बिल्कुल अलग है और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके नज़र से बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो विद्रोहियों को ब्रिटिश का जो दृश्य है, यानी कि उनका जो देखने का तरीका है वो बिल्कुल कुछ और है और शो कुछ और कर रहे हैं। मतलब ये है कि दुनिया के सामने कुछ और वो दिखा रहे हैं और एक्चुअल में देखा जाए तो उनकी स्थितियाँ हैं कुछ और, है ना। 1857 में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा हमारे सामने आज है ना। यानी कि ये कह सकते हैं कि कितने सारे लोगों ने सेक्रीफाइस करा, इसका एग्जैक्ट डेटा हमारे पास तो है नहीं। उनके साथ क्या ज़्यादतियाँ की गई, कैसे कैसे चीज़ों से उनको गुजरना पड़ा, फिर भी एक एवरेज ये ढांचा हमारे पास है, एक एवरेज ये हमारे पास एक फुटेज सीन बनती है कि आखिर उस टाइम पे हुआ क्या होगा, राइट ना। चलिए देखते हैं इसी कंसर्न में सबसे पहले पॉइंट को हम लोग डील करेंगे 3.1 डिवीजन ऑफ यूनिटी। डिवीजन ऑफ यूनिटी में आप देखोगे 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए जो हिस्टोरियंस थे उनकी कोशिशें काफ़ी हद तक और मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उन पे उनको निर्भर रहना होता था। यानी कि उनको जो कुछ भी बातें कहनी होती थी तो वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स आपको जाना होता था, है ना। तो विडंबना के या फिर ये कह सकते हो कि ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात था कि ये सारे रिसोर्सेज जो थे वो जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे वो उनके अकॉर्डिंग था। उन लोगों ने जिस तरह के मनगढ़ंत चीज़ों को रिकॉर्ड्स पे रखा था उन चीज़ों को ही ये जो थे जो हिस्टोरियन उस टाइम के थे उन चीज़ों को वो शो अप कर पाते थे, ठीक है। तो ये बहुत ही एक डेटा को देख करके ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये मतलब कि अफसोस होता होगा या आज होता है कि उन चीज़ों को वैसा नहीं रखा गया जैसा उस टाइम पे वो इवेंट हुई थी, है ना। 1857 में जो रेवोल्यूशनरीज द्वारा जारी की गई जो घोषणाएं थी, जिन पे मेनली आप बात करोगे तो कास्टिज्म, रिलीजन के भेद किए बिना समाज के सभी क्लास के लोगों को ये आह्वान किया गया था कि किस तरह से जो मुस्लिम और हिंदू के बीच का जो माजरा है वो उसको मतलब उतना ज़्यादा मेज़र ना किया जाए, उनको ये नहीं, उनको यूनिटी के रूप में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए। इन कंसर्न पर क्या हुआ, विचार विमर्श होना शुरू हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इस टाइम पे जो भी बातें हो रही थी उनको ये मतलब जो रिवोल्यूशनरीज थे उन लोगों ने ये आह्वान करना शुरू कर दिया था कि आप हिंदू मुस्लिम कास्टिज्म जैसी चीज़ों को छोड़िए, अपर लोअर छोड़िए और आप एक यूनिट होइए, एक यूनिट में बंद करके
अपने इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आइए और इनको यहाँ से मार भगाने के लिए जो यथासंभव कोशिशें हों उनको किया जाना चाहिए। ऐसी कोशिशों को यहाँ पे बरकरार रखते हुए हमारे जो इंडियंस जो रिवोल्यूशनरीज है वो काफ़ी हद तक ब्रिटिशर्स के सामने फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। वो कोशिश पूरा करते हैं जिनसे उनको आज़ादी मिल पाए स्टूडेंट, है ना। देख सकते हो कि ये आज़ादी का जो लड़ाई है हम आप जितनी आसानी से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, क्या ऐसे ही थी? नो स्टूडेंट, नो, ऐसी नहीं थी। आपको जानकर बहुत ही हैरत होगी कि जो स्थिति थी बहुत ही विकट थी, भयंकर थी, और ऐसी स्थिति में भी हमारे इंडियंस ने जो रिवोल्यूशनरीज के रूप में आप देखते हो वो बाकायदा हिम्मत अपनी जानों की परवाह किए बगैर क्या कर रहे थे, अपने आपको आहुति पे समर्पित कर दे रहे थे, आहुति दे रहे थे कि भैया हम रहें ना रहें, हमारे जो पीछे हैं वो आज़ाद और फ्री तरीके से रह सके। तो इस तरह की बातें आप इस पॉइंट्स पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 3.2 जो कहता है अगेंस्ट दी सैम्बल्स ऑफ ऑपोजिशंस, यानी कि उत्पीड़न के खिलाफ जो सैम्बल्स थे उनके खिलाफ किस तरह से उत्पीड़न थी, है ना। ये जो आप इस टाइम पे जो अनाउंसमेंट हो रही थी, है ना, इसको ये कह सकते हैं कि जो फिरंगी राज था उनसे जो भी चीज़ें थी उनको खारिज करने की बात करी जा रही थी। देशी रियासतें यानी कि जो अपने कंट्री में जो प्रोविंस थे उन पर कब्जे और उनको लेकर के जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी उनको लेकर के ये क्या कर रहे थे, प्रेशर कर रहे थे कि अगर रिवोल्यूशनरीज अगर आप लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम आपके अगेंस्ट में वो हर कदम उठा सकते हैं जो आपको दबाने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए जो हम ज़रूरत समझें। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं स्टूडेंट कि किस तरह से इनके साथ ये चीज़ें फोर्सली तरीके से अप्लाई की जा रही थी और ये डराने का या फिर इनको दबाने का कोशिश किया जा रहा था कि आप किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप सामने या फिर हमारे से टकराने की नज़ाकत ना करें, है ना। लोगों को इस बात पर बहुत गुस्सा था कि ब्रिटिश जो रेवेन्यू उन पे जनरेट करके जो टैक्सेशन दे रही थी, टैक्सेशन का पोर्शन बहुत हैवी तरीके से उनसे रिटर्निंग के रूप में लिया जा रहा था या कलेक्ट किया जा रहा था। इवन ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जैसे या फिर ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिशर्स जो थे वो लैंडलॉर्ड्स है या फिर जो पेजेंट्स ऑनर्स थे उनसे वो क्या कर रहे थे, उनको उनका ऑनरशिप से बेदखल कर दे रहे थे और उनके लैंड्स को क्या कर रहे थे, डायरेक्टली उन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना अथॉरिटी जताने का काम करना शुरू कर दिए थे। ब्रिटिश शासन के हर पहलू का निशाना जो था वो बिल्कुल सही नहीं दिखाई देता है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। इस टाइम के इंडियन जो मूवमेंट्स हो रहे थे उस टाइम में आप देखोगे कि उनका कोई भी स्टेप ऐसा नहीं दिखाई देता है जिससे ये फील हो कि रियली में ब्रिटिशर्स जो थे अपने इंडियंस के लिए कुछ सोचते रहे होंगे। ऐसा कोई भी स्टेप नहीं दिखाई देता है स्टूडेंट। अब आगे चलें तो यहाँ के जो विद्रोही थे या रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ये देख लिया था कि जो यहाँ के इनके अंदर में जो डर जैसी चीज़ें हैं उनके लिए ब्रिटिशर्स जो हैं वो किस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं, है ना, किस तरह से उनके धर्म को भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं। देखिए अब धर्म की बात कर लें तो बता दूं कि एक इवेंट ऐसा भी बता सकता हूं कि उसमें क्या होता था ना कि कोई भी रिलीजन के लोग हैं अगर वो बहुत ज़्यादा टैक्सेशन नहीं देना चाहते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटी चाहते हैं, किसी तरह के कोई प्रेशर उन पर ना पड़े, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई उनसे ज़्यादती ना करे, तो ऐसी स्थिति के लिए उन लोगों ने क्या कर रखा था कि मिशनरीज को अपनाने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया था। और तो और जो भी सीक्रेट बात होती थी उन तक पहुंचाने के लिए भी उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते थे और उनको प्रमोट किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि यहाँ पे जो अदर कास्ट के लोग थे उन लोगों को अदर फैसिलिटी के नाम पर उनका जो था कास्ट, उनका रिलीजन को चेंज करने का काम किया जा रहा था, जो हर हाल से क्या था, बहुत गलत था। तो इन सारे मंशों को आप देख सकते हो कि ब्रिटिशर्स जो थे उनका इरादा बिल्कुल साफ नहीं था। ये साफ हमको दिखता है स्टूडेंट, है ना। जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल लेता था जिनको अंग्रेजों के हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। कई दफा तो विद्रोही शहर के संभ्रांत में जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गांव में, शहर में और सूदखोरों के बही खाते जला दिए गए। उस टाइम पे अगर देखा जाए ना तो ये कह सकते हैं कि जो रिवोल्यूशनरीज थे वो ये शो करने का, ये अपना एक गुस्सा करने का एक स्टाइल था कि जो भी उनके फेवर में यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में जो भी कड़ी जुड़ी हुई हैं, है ना, जस्ट लाइक सूदखोर लोग हो गए, जिसको सूदखोर कैसे कह सकते हैं, जो लोनर था, लोन देता था और हाई तरीके से इंटरेस्ट उनसे वसूलता था, उनके सारे रिकॉर्ड्स को उन्होंने क्या कर दिया, जला दिया, तोड़ फोड़ दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया, है ना। उनके जो भी रिकॉर्ड्स थे उनको खत्म कर दिया गया। तो इस तरह की जो चीज़ें थी तोड़फोड़ करने का, तो यहाँ पे आप देखोगे ये चीज़ें अब प्रबल हो चली थी और लोगों को कहते हैं ना कि जो चीज़ें हैं
वो अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सिचुएशंस यहाँ पे, ये कंडीशंस यहाँ पे देखने को अब मिलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 3.3 है उसको देखते हैं, द सर्च फॉर अटेंटिव पावर्स, है ना, यानी कि वैकल्पिक सत्ता का जो तलाश था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। बेशक यह प्रयोग जो था वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, है ना, ब्रिटिशर्स जो थे इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं चल दिया, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी ऐसा कोई भी ऑप्शंस होता था वो लोग क्या करते थे, पहले हर हाल में उन चीज़ों को दबाने का काम करते थे, क्योंकि वो उनकी राजशाही के लिए, यानी कि उनके शासन व्यवस्था के लिए वो अच्छा नहीं था, है ना। इन नेताओं और जो यहाँ पे जो फ्रंटियर ब्रिटिश थे वो पूरी तरह से यहाँ पे क्या कर रहे थे कि अपने कब्जे को या अपने पावर को हर इंडियंस के ऊपर बनाए रखने के लिए उनको फोर्सली तरीके से क्या कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे, है ना। और जो यहाँ के लीडर्स थे उनसे भी उनको क्या हो रहा था, सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे ना जिनको बहुत सारे प्रलोभन दे देने के बाद ना वो क्या कर रहे थे, अपना ईमान बेच दे रहे थे, तो उन लोगों से भी उनको बहुत सारे सपोर्ट्स हो जा रहे थे। तो आप देखो कि ये जो सहारा लेने का काम हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने इंडियन की स्ट्रेटजी को समझने का प्रयास कर रहे थे, ताकि वो उनके अकॉर्डिंग क्या स्टेप लिए जा सके, वो इजीली तरीके से उनका दमन कर सकें, है ना। आप देखेंगे कि इस टाइम पे क्या किया गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे ना, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे पोस्टेज के लिए वैकेंसीज कर दी। इसमें क्या होता है कि अगर वैकेंसीज हैं तो इंडियन तो सबसे पहले ज़्यादा लिटरेट नहीं थे, वो नॉर्मल क्लास होने के कारण वो नॉर्मल पोस्ट पे ही रह सकते थे। तो ऐसी स्थिति में यह क्या कि कुछ पोस्टेज के लिए वैकेंसी कर दी, लोगों ने अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुणगान गाना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जिनको जॉब ऑफर करा ब्रिटिश ने, वो लोग तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। तो कुछ ऐसे स्टेप लेने का भी काम करते हुए ये ब्रिटिश इस टाइम पे दिखाई देते हैं, है ना। विद्रोहियों द्वारा, यानी कि जो रिवोल्यूशनरीज द्वारा स्थापित शासन संरचना का जो प्राथमिक उद्देश्य था युद्ध की जरूरत को पूरा करना, उसके लिए क्या कर रहे थे, बहुत सारे सिचुएशंस की जरूरत थी या बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत थी। लाइक अगर बात करें कि हम वेपन्स की बात कर लें तो ये चीज़ें ना उस टाइम पे बहुत आम बात नहीं हुआ करती थी स्टूडेंट, कि आप कहीं से जाए कट्टा खरीद के ले आए और या बम खरीद के ले आए और आप क्या करो, उसको आराम से यूज़ कर सको, ऐसा नहीं। उस टाइम खजाने को लूटना पड़ता था या फिर प्रॉपर्टी को लूट करके उस तरह के वेपन्स को खरीदना पड़ता था जो उस टाइम पर चल रहे थे। तो ये बहुत ही टफ का माना जाता था। इसके लिए मैं एक बंदे का नाम लेना चाहूँगा जो हमारे महान क्रांतिकारी हैं, जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, है ना। ये आप लोगों ने जान रखा होगा, देख रखा होगा, भगत सिंह, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इस काम को बाकायदा किया था और सक्सेसफुली तरीके से किया था और ब्रिटिशर्स पे पूरी तरीके से अप्लाई किया था, है ना। तो आप लोग को ये चीज़ें पता होगा। आगे देखिए, अवध में जो अंग्रेज़ के खिलाफ प्रतिशोध जो चल रहा था या जो उनका गुस्सा था या यूँ कह लो कि उनके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ के लोगों, अवध के लोगों के द्वारा, वो काफ़ी लंबे समय तक चला। मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों के बीच में डिस्कस कर रखा हूँ। वहाँ लखनऊ के दरबार में द्वारा जो जवाबी हमला की योजना बनाई जा रही थी, यानी कि जो लखनऊ का जो प्लान था जवाबी रूप में ब्रिटिशर्स को जो हमला करने का, वो बता सकता हूँ, ये कह सकते हैं कि 1857 के आखिर तक और 1858 की शुरुआत तक यहाँ कई महीनों तक इस श्रेणी में इसका कोई वजूद ही नहीं था। मतलब ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से दबा दिया गया। जो चीज़ें यहाँ पे मतलब कि एक स्टेप के रूप में ली जानी थी, उनको क्या कर दिया गया, ब्रिटिशर्स तक इन सारी रणनीतियों को, इन पॉलिसीज़ को शेयर कर दिया गया, जिसके कारण ब्रिटिश जो थे वो क्या किए, इन चीज़ों को बहुत ही आराम से क्या कर दिए, दमन कर दिए। तो आप यहाँ पे देख रहे स्टूडेंट कि जो अपने इंडियंस है, जो अपने कहे जाने वाले लोग हैं, वही क्या हैं, अपनों के दुश्मन बन बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना बहुत अच्छा मैसेज नहीं दे रहा है अपने इस कंट्री के लिए, है ना। यानी कि इस टाइम में ये फेल्योर मार जाने का बहुत बड़ा रीज़न साबित हो रहा है, जो 1857 में तमाम लोगों ने मिलकर के ये कोशिशें करी थी कि हम देश को आज़ाद करा लेंगे ब्रिटिशर्स से, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं फेल्योर मार जा रहा है। इसके पीछे खुद अपने लोगों का ही क्या है, देन था, है ना, ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट्स है रिप्रेशंस, यानी कि दमन। 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण है या डेटाज हैं, उसमें जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें इससे ये साफ हो जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ के रिवोल्यूशनरीज को कुचलने में लगे हुए थे, हर हाल में दबाने में लगे हुए थे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। अगर हम बात कर लें नॉर्थ इंडिया को, तो दोबारा जीतने का अगर बात किया जाए तो इसको जीतने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने बटालियन को दोबारा क्या कर दिया था, रवाना कर दिया था और उनको ये आदेश दे दिया था, आप जीत करके आओ, उस एरिया को जीत करके लाओ। ये ब्रिटिशर्स एम्पायर के लिए बहुत ही पार्ट होगा, है ना, ताकि हम यहाँ से जो भी मिलिट्री पावर्स
का जो भी यहाँ पे यूज़ होगा, मतलब कि मिलिट्री पावर का यूज़ जो होगा वो हम लॉ एंड एक्ट के तहत हम क्या कर सकें, इजीली वे में उनका हम यूज़ कर सकें और यहाँ से पूरे इंडिया में अप्लाई कर सकें। ऐसा इनका कुछ मनसब हो चला था स्टूडेंट। मई और जून 1857 में पारित किए गए इन लॉज के जरिए केवल समूचे नॉर्थ इंडिया में मतलब कि क्या कह सकते हैं, मार्शल लॉ लागू कर दिया। और तो और बताऊं कि यहाँ के जो मिलिट्रीज थे उन पर ये मार्शल लॉ जो था वो पूरे हिंदुस्तानी मिलिट्रीज के ऊपर क्या कर दिया गया, अप्लाई कर दिया गया था। यानी ये कह सकते हैं कि ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जिनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 5.4 द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर। इस पॉइंट पे हम लोग आज बात करने वाले हैं दोस्तों, है ना। इसमें आप देखोगे कि जो प्रतिशोध यानी कि जो रिवेंज की बात है ना, एक मैसेजिव थी, मतलब ये एक मैसेज वाला था। यानी कि ये कह सकते हो कि ये जो एक मैसेज होता है ना, कि जैसे मान के चलो कि आपके फ्रेंड में कभी किसी से झगड़ा हो गया और वो कुछ ऐसा स्टेप ले लेगा जिससे आपको ये फील होगा कि नहीं रियली में इसका स्टैंड जो है ना कुछ अलग है, यानी कि कुछ सीखने वाला है। सपोज मारपीट होने की स्थिति दो ग्रुप्स में आ गया है, जो मेडिएटर है वो इतने अच्छे डिसीजनर के रूप में वो आपके सामने आता है, ये बोल करके निपटाता है कि भैया लड़ना आपको ज़रूरी नहीं है, बेटर है कि आप लोग बैठ करके आप लोग अपने मसले को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये जो फाइटिंग की जो कंडीशन आ गई थी ना, यहाँ पे कम्युनिकेशन से ही काम चल गया, है ना। तो ऐसी स्थिति पे हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन जो है इस टर्म को कन्वर्ट कर पाया कम्युनिकेशन प्रोसेस पे, जो फाइटिंग मोड में आ चुका था। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वो जो बंदा का रोल था वो क्या हो गया, बिल्कुल एक इमेज की तरह हो गया कि कुछ अगर सीखना है, या फिर आइडल बंदे की तरह हो गया कि कुछ सीखना है तो कुछ ऐसे सीखो, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे जो रिवोल्यूशनरीज थे वो उनको ना बहुत ही खास करके 1857 के दौर की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को। आप देखो कि 1857 के टाइम में जो रिवोल्यूशनरीज थे उनको बहुत ही निर्दयी तरीके से, निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया जा रहा था। उन्हें तोप होता है ना, जिस पे गोला बारूद भर करके और क्या किया जाता है, उसको छोड़ा जाता है, वो ब्लास्ट करता है, ये आप लोग जानते हो। तो देखोगे ना कि ये जो तोप है ना उसके फेस पे, यानी कि आगे जो सर्कल वाला जहाँ से बम निकलती है ना, वहाँ पे उनको भर दिया जाता था और उसके बाद ऊपर से गोला डाल करके उनको क्या किया जाता था, ब्लास्ट किया जाता था। सोचो इस ब्लास्टिंग से उस बॉडी का क्या हालत होता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना। यानी कि ये कह सकते हैं कि उनको उनके फेस पे बांध करके तोप से उड़ा दिया जाता था। सोचो बूम, मतलब क्या होता होगा, पूरा ब्लास्ट होता होगा और उसके शरीर की तो वाट लग जाती होगी। और जो बाकी बच गए उनको फांसी पे लटका दिया जाता था। इससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकते थे, है ना। इन सारी सजाओं को आप देखोगे तो इस फिगर में ये जो इमेज है उसमें आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हो। और यहाँ के जो आपके मैगजीन्स हैं, लेटर्स हैं, उनको आप देख सकते हो ये क्या करते थे, या इस तरह से कह सकते हो कि जो इवेंट्स होता था उनको वो स्प्रेड करते थे जस्ट लाइक न्यूज़पेपर, कि हाँ हम लोगों ने इस तरह का स्टैंड लिए। कर रहा हूँ एक कह सकते हैं मैगजीन्स के जिसके नाम है पंच। उसके पन्नों में ये प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में, ओल्ड पर्सन के रूप में उसको दिखाया गया है। और उसको फिगर में आप देख सकते हो, इसमें क्या है, द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग, है ना। इसमें पंच है, जो इसका जो पब्लिकेशंस है वो 24 अक्टूबर 1857 है, जिसके नीचे आप देख रहे हो कि बिल्कुल सही, फिर से उन्हें घिनौनी बंदूकों से उड़ाएंगे, ऐसी बातों को उन्होंने क्या किया है, टेक्सचर्स पे मेंशन कर रखा है। इस बातों को उन्होंने कमेंट के रूप में क्या कर रखा है, मेंशन कर रखा है। ये आप इस बाकायदा इस फिगर में आप इन चीज़ों को देख सकते हो, जो फिगर आपकी बुक में भी मेंशन है। हाथ में एक सिपाही के सिर पर क्या है, एक सिपाही का सिर है, और जो अभी भी नंगी तलवार और कटार को लिए हुए है, और दोनों जो हैं वो दोनों ओर से क्या हो रहा है, खून टपक रहा है। समझ सकते हो कितना ज़बरदस्त ये सिनेरियो है, जिसको देख करके आप बिल्कुल इसके अंदर में आप इन कर जाओगे, जस्ट लगेगा कि आपको ये अपनी ओर अपने अंदर ले गया, है ना। यह एक ऐसी सीन है, एक ऐसे सिनेरियो है जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों को बार बार सामने आने देती है। यानी कि जो ये जो प्रोसेस है, या ये जो मोड है, जो कटा हुआ गर्दन को दिखा रहा है, जो ब्लड निकलता हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि ये इन चीज़ों को शो अप करने का काम कर रहा है कि जो ब्रिटिशर्स की जो हरकत है वो किस तरह से तांडव मचा रही थी अपने इस इंडिया में। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 5.5, ये कहता है कि नेशनलिस्ट इमेजिनरीज, आखिर राष्ट्रवादियों का दृश्य कल्पना, यानी कि उनका व्यूज कैसा था, उनको देख पाने का कैसा उनका स्थिति था, पोजीशंस था। 20th सेंचुरी में आप देखोगे
सेंचुरी आते आते यहाँ नेशनलिज्म से लेकर के नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन को लेकर के 1857 के घटनाक्रम से क्या होती है, इनको एक बहुत बड़ी मोटिवेशन जैसी चीज़ इनको गेन होती है। ओके, इस विद्रोह के आसपास आप देखोगे कि जो नेशनलिस्ट इमेजनरी है वो क्या बहुत तेजी से क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, फैल रही है ना। और इसको सबसे पहले आप देखोगे कि इसी रूप को, इसी सारे स्ट्रक्चर को कॉल किया गया है फर्स्ट रिवोल्ट, है ना। यानी कि जो हमारा 1857 का जो रिवोल्ट है उसको जो है ना ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट सिपाही विद्रोह जिसको कह सकते हैं, फर्स्ट शिपोइस, है ना, या फर्स्ट आंदोलन कह सकते हो कि अगर आज़ादी चाहिए तो आपको इसके लिए संग्राम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको आज़ादी मिलेगी। इस स्टेप को हमारे इंडियंस ने जिस हिसाब से, जिस वे में लिया था वो फर्स्ट स्टेप था, और फर्स्ट टाइम इसको लेकर के क्या किया था, एकदम धुआंधार तरीके से इस चीज को पाने के लिए, यानी कि आजादी को पाने के लिए हर भारतीय तत्पर हो चला था, है ना। तो इसको आप इस हिसाब से देख सकते हो। हिस्ट्री राइटिंग के दौरान आप देखोगे कि यहाँ पे जो आर्ट एंड जो क्या कहते हैं लिटरेचर है ना, आर्ट एंड लिटरेचर की बात कर लें तो 1857 में यहाँ की जो ये जो इवेंट हुई है, एकदम इवेंट जो है ना वो एक इमेज के रूप में फ्रेम हो चुकी है। मतलब कि ये दुनिया को क्या, मतलब अपने इंडिया की बात कर लें हम तो यहाँ पे जो इंडिया का जो एक फिगर है ना वो अब क्लियर हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए कि अब अगर इंडियंस पे राज करना है तो हर हाल में इनको डिवाइड एंड रूल करना होगा, इनको यूनिट में हम एक साथ होने नहीं देंगे, तभी जाकर के इनको हम क्या कर सकते हैं, इन पर राज कर सकते हैं। अदरवाइज ये अगर यूनिट हो जाते हैं तो चाह करके भी हमारी पॉलिसीज, हमारे सारे सिस्टम, हमारे पावर्स जो भी हैं वो किसी काम के रहने वाले नहीं हैं, है ना। इसी पे बहुत सारे पोएम्स हो गए, बहुत सारे इनकी जो वीरांगनाएं हुई, जैसे जस्ट लाइक झांसी की रानी की बात कर लें, है ना, और भी ऐसे बहुत सारी वीरांगनाएं हुई जिन्होंने ये साबित कर दिया था कि 1857 का जो क्रांति है, जो विद्रोह है, वो कोई आम बात नहीं थी। ये देश को आज़ाद कराने की पहल बिल्कुल सही तरीके से कर पाने का एक अच्छा प्रयास को शो करने का काम करता है। इसमें एक लाइन बोलना बहुत जरूरी होगा स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं, और वो लाइन है झांसी रानी के लिए, झांसी की रानी की। वो लाइन आपने बहुत सुनी होगी। आई थिंक मुझे लगता है कि बच्चे, आप लोग जब बच्चे छोटे क्लास में रहे होंगे ना तब से ही इनकी ये लाइन्स को सुन रहेंगे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो थी झांसी वाली रानी। इसमें आप इसकी वीरांगना की, इस वीरांगना की जो इस लाइन की जो गर्थ है, गहराई है, आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने ही बिल्कुल ट्रूथफुल तरीके से इन पर सटीक कैरेक्टर बैठता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर को हम आज फिनिश करते हैं स्टूडेंट। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।